आज का हमारा टॉपिक है अनुकंपा नियुक्ति, मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। ये दो बेसिस पे हो सकता है कि अगर किसी को मेडिकली रिटायर किया गया हो या किसी की डेथ हो गई हो गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो अनुकंपा नियुक्ति देने का। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान आया कहाँ से है। इसमें संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो संवैधानिक प्रावधान में ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ये दिए हुए हैं आर्टिकल 36 से 41 तक। इसमें नीति निदेशक तत्व जो हैं यह स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स जो इसमें दिए हुए हैं संविधान में, दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लीगली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। इसके लिए अगर कोई पालन नहीं करता है तो सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में आप जा सकते हैं कि उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई भी राज्य जब अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी तो इसमें दिए गई प्रिंसिपल्स को वो अपने पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करेगी। ये है इसकी मीनिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। अब हम इसके तहत, इस चैप्टर के तहत एक पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 3.39.39A। इसमें यह दिया हुआ है कि सभी नागरिकों को समान रूप से पर्याप्त जीविकोपार्जन के साधन एडिकेट मीन्स हेतु अधिकार है। ये दिया हुआ आर्टिकल 339A में। इसका एक और आर्टिकल है, रेलिवेंट आर्टिकल 41, कि राज्य अपने सीमित साधनों में काम यानी वर्क, शिक्षा पाने तथा बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा ओल्ड एज, निःशक्तता डिसेबलमेंट एंड अनायास जरूरत अनडिजर्व्ड वांट हेतु प्रावधान करेगी। तो बेसिकली जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो सर्विस में था और अचानक डेथ हो गई उसकी, तो वो पहले से तो कोई घर में तैयार रहता नहीं है, तो उस केस में जो ये अनायास ज़रूरत है, ये है संविधान का वो आर्टिकल कि जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान समानतः किया जाता है। अब इसका अनुकंपा नियुक्ति का थोड़ा समझ लें कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि सेवा काल में मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल आर्थिक कठिनाई विपत्ति से बाहर निकालना। ये वैसे सभी जानते हैं, लेकिन इसके मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो सर्विस कर रहा है और अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो ये ऐसा है कि उसका परिवार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहता है। ये जो है अनडिजर्व्ड वांट है, अनायास जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए बाहर निकालने के लिए हम अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये अनुकंपा नियुक्ति जो की पॉलिसी सभी स्टेट्स ने बनाई है अपने अपने तरह से। मध्य प्रदेश की जो स्टेट अनुकंपा नियुक्ति पॉलिसी वैसे बहुत पहले से बनी चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में लागू है 29/9/2014 को। ये 29/9/2014 को जो लागू है, इसमें बाद में यद्यपि कई अमेंडमेंट भी आए और उसमें जुड़ते चले गए, 21, 22, 23 में भी आए, लेकिन मूल पॉलिसी यही है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें मुख्य प्रावधान क्या है मध्य प्रदेश की पॉलिसी में। सेवा काल में मृत्यु होने पर एक आश्रित को 7 वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति दी जा सकती है। मतलब सर्विस कोई है, अगर गवर्नमेंट सेवा में काम कर रहा है तो उसके किसी भी एक डिपेंडेंट को, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनको एक व्यक्ति को 7 साल के भीतर नियुक्ति दी जा सकती है। और यह नियुक्ति किस क्लास में रहेगी?
ये क्लास 3 अथवा क्लास 4 माने क्लरिकल कैडर हो सकता है या प्यून हो सकता है, इस कैडर में देने का मध्य प्रदेश की पॉलिसी में प्रावधान है। इसमें एक शर्त भी है कि यदि कोई सदस्य पूर्व से नियुक्ति में सेवा में है, यहाँ सेवा से मतलब है कि रेगुलर सेवा में, अगर ये रेगुलर सेवा में पहले से कोई उसके परिवार का सदस्य नियुक्ति में है तो नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें थोड़ा अन्य स्टेट से कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हम बाद में बात करेंगे। इसमें पॉलिसी में ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी वास्तव में मध्य प्रदेश में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि 29/9/14 को जो जारी हुआ है उसके तहत ये प्रावधान किया गया है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मतलब एक कह सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम है। इसमें एक शर्त रखी गई है, एक शर्त रखी है उसकी कंडिका 6.5 में कि अगर किसी की अनुकंपा नियुक्ति होती है तो उसको 3 साल के अंदर एक CPCT का जो कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र पेश करना होता है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा एग्ज़ाम होते हैं 6-6 महीने में, तो उसमें वो पास कर सकता है। लेकिन उसको 3 साल के अंदर और 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से 4 साल में दिया हुआ है। और इसमें एक स्ट्रिंजेंट क्लास लगा हुआ है कि अगर वो अन्यथा सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सेवा समाप्त करना लीगल है या इलीगल है। एक और चीज़ दी हुई है इसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि इसमें जब अनुकंपा नियुक्ति देंगे तो आरक्षण रोस्टर में रिक्त पद के विरुद्ध ही नियुक्ति जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर वहाँ का आरक्षण रोस्टर है तो रोस्टर पॉइंट में जिस कैटेगरी का वो व्यक्ति है, उसका जो आश्रित जिस कैटेगरी का है उसी पॉइंट पे इसको अगर खाली होगा तो दी जाएगी, अन्यथा उसको नहीं मिलेगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है इसमें कि पद रिक्त न होने पर 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करने अथवा अंतिम वेतन के आधार पर 5 वर्ष तक वेतन या सेवानिवृत्ति आयु तक जो भी पहले हो प्राप्त करने की सहमति दे। ऐसा ना करने पर उसका क्लेम समाप्त हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए पद रिक्त नहीं है तो उसके जो डिपेंडेंट है, जो आश्रित है, वो अगर 7 वर्ष तक इंतज़ार कर सकता है तो इंतज़ार करने का उसको सहमति देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 5 वर्ष तक वेतन ले ले, वही वेतन जो अंतिम समय में मृतक को मिल रहा था। लेकिन इसमें एक राइडर भी है। राइडर ये है कि 5 वर्ष या सेवानिवृत्त होने के दिनांक जो भी पहले हो, मतलब एग्जाम्पल बताओ, सपोज करिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ तब होती है जब वो 60 ईयर्स का था, तो अगर वो जीवित रहता तो रिटायर होता 62 में, मतलब 2 साल। तो अब यहाँ 5 साल नहीं मिलेगा उसको वेतन 2 ही साल का मिलेगा फुल वेतन। तो या तो 5-7 वर्ष की तक वेट करने का ऑप्शन दे दे वो, या ये जो 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति आयु के पूर्ण होने के पहले तक जो भी कम हो, या तो वो दे दे। अगर ये दोनों चीज़ नहीं करता है तो उसका क्लेम समाप्त हो जाएगा, मतलब उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे और पॉलिसीज़ की, अन्य राज्यों की पॉलिसी होगी जब, तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आपने इसमें देखा कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी में मुख्यतः क्या बातें हैं। एक तो रोस्टर का पालन होगा, पद रिक्त होगा तो अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी उसी बिंदु पर पद रिक्त है, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर वो पद उसमें रिक्त नहीं है तो 7 साल तक वेट कर ले, या से वेट नहीं करता है तो 5 साल तक की तनख्वाह ले ले, या रिटायरमेंट है जो भी पहले हो वो ले ले। और ये यहाँ पर मुख्य। और दूसरी बात क्या है, एक और बात है कि अगर उसके परिवार का सदस्य कोई पहले से नियुक्त है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा, हम अन्य स्टेट्स की पॉलिसी को आपको बताएंगे।
सबसे पहले बिहार की पॉलिसी देखते हैं। बिहार में भी यही कह रहे हैं कि एक आश्रित व्यक्ति को नियुक्ति है। आरक्षण रोस्टर में यदि रिक्त आरक्षित बिंदु पर है तो उसके अगले बिंदु पर नियुक्ति। दूसरा है, यदि आश्रित सदस्य प्राइवेट या सरकारी सेवा में हो तो नियुक्ति नहीं। मतलब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया बिहार में क्या किया कि अगर सपोज करिए कि रोस्टर में जो बिंदु खाली है वो आरक्षित बिंदु है, लेकिन जो मृतक है वो अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसके आश्रित को उस रिजर्व कोटे के रिजर्व बिंदु के अगले बिंदु पर नियुक्त कर लिया जाएगा। तो एक तो इन्होंने इसमें से छूट दी एक तरह से पार्शियली। दूसरा, लेकिन एक स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति, उसके परिवार का कोई भी मेंबर सरकारी के अलावा अगर प्राइवेट में भी है, अगर प्राइवेट में है तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। एक ये लगा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुजरात की पॉलिसी क्या है। गुजरात ने भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में ही रिक्त पद पर नियुक्ति की बात की है। बिहार में भी यही था। इसमें 3 माह के भीतर आवेदन करना होगा। एक इसमें थोड़ा चेंज किया उन्होंने बिहार ने। यदि एक सदस्य पूर्व से नियोजित है तो मात्र उसकी पत्नी को, यह थोड़ा सा अच्छी पॉलिसी है कि अगर परिवार में 4-5 मेंबर हैं और मान लीजिए बड़ा लड़का उसका कहीं पहले से ही नौकरी कर रहा है, नियोजित है, तो उसकी पत्नी को मिल सकता है, पत्नी को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। एक सबसे जो अच्छी पॉलिसी है वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने क्या किया कि अनुकंपा नियुक्ति की पॉलिसी के लिए एक नियम ही बना दिया आर्टिकल 309 के तहत। इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल 309 के तहत अगर कोई रूल बनाया जाता है तो उस रूल का अगर फॉलो नहीं करता है स्टेट गवर्नमेंट या कोई अधिकारी, तो दिस कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज कॉन्ट्ररी टू स्कीम। स्कीम में क्या है, जैसे मध्य प्रदेश में है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जारी की गई स्कीम है और उसकी इन्फोर्सिबिलिटी इतनी कारगर नहीं है। यद्यपि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट्स ने थोड़ा लिबरल व्यू अपनाते हुए अगर किसी ने पालन नहीं किया है तो उसमें निर्देश दे देती है। अब हम बात करेंगे कि तमिलनाडु का जो रूल है वो किस तरह का है। तमिलनाडु ने जो रूल बनाया उसका नाम उन्होंने रखा तमिलनाडु सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट ऑन कंपेंसेट ग्राउंड्स। ये रिसेंटली बना है 2023 में और ये फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 309। एक ये बनाया। उन्होंने प्रोविजंस क्या क्या रखे ये आप देखिए। इन्होंने मेन प्रोविजन ये रखा। इसमें मेन प्रोविजन की अपन चर्चा करते हैं कि वहाँ क्या है, तमिलनाडु में अगर कोई मेडिकली इनवैलिडेटेड हो गया है, मैंने सर्विस कर रहा था, सर्विस करने के दौरान वो कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गया कि उसको अब वो सेवा नहीं कर सकता है, तो उस केस में या उसके आवेदन देने पे या सरकार अगर उसको 5 साल पहले रिटायर करती है तो उसके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। और इसके फीचर देखिए आप। इन्होंने थोड़ा और अच्छा कहा, यदि कोई सदस्य पूर्व से नियोजित होकर अलग रह रहा हो, नियोजित होकर अलग रह रहा हो तो भी नियुक्ति की पात्रता होगी। लगता भी सही है। सपोज करिए कि भाई जो मृतक है उसके कई बच्चे हैं, एक बच्चे ने वो कहीं ना जॉब करता है, अपनी फैमिली के साथ अलग रह रहा है, और उस गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर डेथ होती है तो उसके जो छोटे बच्चे हैं उसकी पत्नी को कौन देखेगा, वो तो अलग रह रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि नियुक्ति की पात्रता होगी। कोई राइडर नहीं लगाया, अगर उसकी कंडीशन एक ही है कि वो अलग रह रहा हो। इसमें एक राइडर ने लगाया है कि परिवार की आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम न हो पेंशन को छोड़ के।
मतलब ये कि उसमें ये राइडर लगाया कि अगर उसकी पत्नी है, पत्नी की जो पेंशन मिल रहा है उसको पेंशन अलग करके अगर कहीं से और आय हो रही है और 3 लाख से कम है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसमें आरक्षण नियम लागू नहीं है। मतलब ये है कि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति आए तो हमको उसमें उस समय हमको रोस्टर नहीं देखना, उसको नियुक्ति दे देनी है। अब इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इतनी ये जो है ये पॉलिसी तमिलनाडु की, इसका रूल 14 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो देखिए। कार्यालय प्रमुख 1 माह के भीतर कर्मचारी की मृत्यु को एचओडी को सूचित करेगा, रिपोर्ट करेगा। दूसरा, कार्यालय प्रमुख 1 माह के भीतर मृतक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान को लिखित में सूचित कर पावती लेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक की डेथ होती है तो कार्यालय प्रमुख की यह ड्यूटी है कि विदिन 1 मंथ वो एचओडी की सूचित करे कि ऐसी ऐसी डेथ हो गई है, और दूसरा उस मृतक के परिवार को सूचित करे कि ये हमारे यहाँ अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। और सूचित ऐसे नहीं करना है, सूचित करना है लिखित में, और उसकी पावती भी लेना है। क्योंकि आप बहुत से लोग जानते हैं कि परिवार वालों कुछ लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं होता है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होता है, और प्रावधान होता है तो कब अप्लाई करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत एक कंपेशनेट होके ये अच्छा प्रावधान किया है कि गवर्नमेंट ने अपने कार्यालय प्रमुख को ही बाध्य किया है कि आप जाके उनको बताइए उनके घर में। अब फिर आगे क्या है, आगे यह है कि आवेदन प्राप्त होने पर 1 माह के भीतर जब आवेदन उनका मिल जाएगा तो 2 चीज़ देखेगा कार्यालय प्रमुख। अगर आवेदन के हिसाब से अनुकंपा नियुक्ति नहीं बनती है और वो पात्र नहीं है तो उसको रिजेक्ट करने का राइटिंग में भेजेगा उनके परिवार को, और उस रिजेक्शन ऑर्डर के विरुद्ध उस परिवार के व्यक्ति एचओडी को और शासन को अपील कर सकते हैं। और अगर वो पात्र है, अगर पद रिक्त है तो 15 दिन के भीतर एचओडी को नियुक्ति आदेश जारी करना होगा। ये मैंडेटरी टाइमलाइंस है। अगर इस टाइमलाइन को कोई फॉलो नहीं करता है तो वी कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। 3 माह तक पद, आगे इसमें प्रावधान है, 3 माह तक पद रिक्त न होने पर संबंधित कलेक्टर को भेजेगा। एचओडी क्या करेगा, संबंधित कलेक्टर को भेजेगा कि हमारे यहाँ पद नहीं है, तो वो कलेक्टर अपनी एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट रजिस्टर में दर्ज करेगा और वेबसाइट में सीनियरिटी वाइज दर्ज करेगा। कौन सा कलेक्टर, जिस जिले में वो मृतक कार्य कर रहा था, जिसका ऑफिस जिस जिले में था। अच्छा, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रावधान इसमें यह दिया हुआ है कि इसमें कैंडिडेट उपलब्ध न होने पर एचओडी द्वारा पीएससी अथवा डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग को शेष पदों की नियुक्ति हेतु लिखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज करिए किसी डिपार्टमेंट में उसको क्लरिकल कैडर में 10 आदमियों को नियुक्त करना है, तो सबसे पहले भेजने से पहले ये स्किल डेवलपमेंट की साइट है जिसमें सभी कलेक्टर्स जो इस तरह की एप्लीकेशन आती है जिनको तो वो उनकी क्रमवार उसमें जो जमा रहता है। तो वो कोई भी एचओडी होगा तो अगर 10 एलडीसी नियुक्त करना है उनको या 10 सहायक ग्रेड 3 नियुक्त करना है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उस साइट में जाएंगे और उसको वरिष्ठता क्रम में, अगर मान लीजिए 4 ही लोग बचे हुए तो 4 लोगों को वहाँ से लेगा और बाकी शेष के लिए 6 के लिए एम्प्लॉयमेंट में भेजेगा। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था है कि इनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि आप नई नियुक्ति करना चाहते हैं तो पहले वहाँ वालों को लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, एक ज़रूर इसमें है कि अगर पद नियुक्ति रिक्त पदों पर होगी, इसके लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट नहीं क्रिएट किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने दूसरी तरह की व्यवस्था बना ली है।
अगर विभाग में पद रिक्त नहीं है उस समय, तो वो क्या है, कलेक्टर को भेज रहे हैं। कलेक्टर एक वेबसाइट जो स्टेट लेवल की वेबसाइट है, वो जब ये पोस्ट करता है तो सभी कलेक्टर्स की जो उसमें डेट वाइज आ जाती है, वरिष्ठता के हिसाब से उसमें आ जाता है कि ये इनकी पेंडिंग है। तो कोई भी HOD किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, तो इसलिए उनको सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में उनको मिल जाते हैं। अब हम एक बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ये तो हमने बात किया अभी आपको तमिलनाडु की पॉलिसी क्या है, कि जो कि हमारी पॉलिसी से बेहतर है, और दो सेंस में बेहतर है। एक तो उन्होंने रूल बनाया है, और दूसरा थोड़ा सा लिबरल किया है, और टाइम बाउंड में सभी ऑफिसर्स को बांधा है कि टाइम बाउंड में उसी फ्रेमवर्क में काम करेंगे। अब आप इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ आजकल बहुत चल रहा है ये विभागों में, कि CPC अगर अनुकंपा नियुक्ति कोई व्यक्ति हुआ है, और अगर CPCT का एग्जामिनेशन 3 साल प्लस 1 ईयर में अगर वो पास नहीं होता है, तो इस परिपत्र के हिसाब से उसकी सेवा लोग समाप्त कर देते हैं। आपने अभी तो बहुत देखा होगा कि कई विभागों ने सेवा समाप्त कर दिया, और लोग उसमें जो है बच्चे जो लोग हैं वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी क्या है, उसकी प्रॉपर प्लीडिंग ना होने से उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट ने लिबरल व्यू अपनाते हुए कि अगर ये पास नहीं हुआ है तो ठीक है, इसमें नहीं हुआ है क्लास 3 में, तो क्लास 4 में अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट कंसीडर कर दे, पद परिवर्तन कर दे। इस तरह के भी ऑर्डर पास किए। ये एक केस आया था पंचायत डिपार्टमेंट का। पंचायत डिपार्टमेंट के जो सहायक ग्रेड 3 के रूल्स में CPCT पास करने का मैंडेटरी रूल में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाई वे ऑफ दैट सर्कुलर उन्होंने उसको निकाल दिया। कई लोगों को निकाला, उसमें से एक व्यक्ति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में इस चीज़ को प्लीड किया कि जब हमारे स्टैट्यूटरी रूल में अपॉइंटमेंट ऑर्डर में CPCT पास करने की अनिवार्य शर्त नहीं थी, तो बाई वे ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन परिपत्र ऑफ GAD से ये रूल कैसे इम्पोज किया सकती है कि सेवा ही समाप्त हो जाए, जबकि मूल में सब्सटेंशियल रूल में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइब किया जाता है, अगर वो पास नहीं होता है तो उसको प्रोबेशन में रखा जाता है, और उसका प्रोबेशन तब तक नहीं ख़त्म होता है, मतलब इंक्रीमेंट वगैरह का लाभ नहीं मिलता है जब तक वो पास ना कर ले। लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए बना दिया, वो उचित नहीं थी। तो इसलिए कोई भी प्रोविज़न, कोई भी प्रावधान, चाहे GAD द्वारा बनाया गया हो या संबंधित विभाग द्वारा बनाया गया हो, इफ़ दे आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ रूल, दे कैन नॉट ओवर रूल दैट। इस आधार पे पंचायत डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये अर्पित पाल वर्सेज स्टेट ऑफ MP, ये निर्णय हुआ 18/2/2026, ये पंचायत डिपार्टमेंट का। इसमें यही चीज़ दिया कि CPCT पास न करने पर सेवा समाप्ति करना नियम विरुद्ध। यदि विभाग के भर्ती नियम में ये शर्त नहीं हो तो GAD की परिपत्र से सेवा से नहीं निकाला जा सकता। या आपने दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। इस तरह आपने देखा होगा कि टाइपिंग एग्जामिनेशन पास करना LDC के लिए ज़रूरी था, और अगर पास नहीं करते तो इंक्रीमेंट नहीं लगाते, मतलब वो प्रोबेशन में कंटिन्यू रखता है। बाद में गवर्नमेंट ने कुछ उसमें रिलैक्सेशन दिया कि 40 साल तक भी नहीं कर पाए तो फिर लगने लगता है। तो आप ये मतलब एक तरह से कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अगर वो पास नहीं करता है तो उसको आप सेवा में समाप्त नहीं कर सकते, उसको प्रोबेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसको इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो नहीं देंगे, जैसे इंक्रीमेंट का लाभ वगैरह। तो इस आधार पर जो है, अगर किसी को सेवा में निकाला है CPCT परीक्षा पास ना करने के कारण, और उसके नियमों में प्रावधान नहीं है, क्योंकि बहुत से GAD के सर्कुलर जब निकला तो बहुत से डिपार्टमेंट ने अपने नियम कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमारे अति उत्साही लोग जो है, कुछ लोग जो सर्कुलर का था, सर्कुलर के प्रावधान को लेके सेवा से निकालने लगे, जो कि इल्लीगल है। जबकि सही बात तो ये है कि अगर पास नहीं होता है तो प्रोबेशन में जारी रखा जाए,
जैसे अन्य विभागीय परीक्षा की भांति जैसे टाइपिंग परीक्षा जो पास नहीं करता है उसके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो अपने यहाँ की पॉलिसी, मध्य प्रदेश की पॉलिसी में वो ठीक नहीं है कि समान परिस्थिति में एक को नियुक्ति दूसरे को प्रतीक्षा अथवा इनकार। मतलब ये है कि जब स्टेट ने ये पॉलिसी बनाई कि कोई भी हमारे राज्य सेवा का कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है ड्यूरिंग सर्विस तो हम उसको अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान अनुकंपा नियुक्ति देंगे, तृतीय पद पर, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के। लेकिन आप इमेजिन करिए कि दो व्यक्ति हैं जो एक्सपायर हुए 1 साल में या 6 महीने के अंतराल में, तो पहले वाले को तो अनुकंपा नियुक्ति इसलिए मिल गई क्योंकि पद रिक्त था। दूसरे वाले को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही क्योंकि पद रिक्त नहीं है, 7 साल को इंतजार करने को कह रहा है। तो समान परिस्थिति में डिफरेंट ट्रीटमेंट, क्या आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है? अब हम मध्य प्रदेश की पॉलिसी के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी अभी है वो एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के तहत है, यानी जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी कहते हैं, दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, मतलब GAD का जो आदेश है ये 2014 वाला। तो इसको चेंज करके इसकी जगह रूल बना दें जैसे तमिलनाडु ने किया है। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या है कि समय पे नियुक्ति मिल जाएगी लोगों को। अभी क्या हो रहा है, आपने देखा होगा 2-2, 3-3 साल से बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ये पद नहीं है, कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, उनको पद नहीं। क्यों? अब इसके लिए वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट इसको लीगली इन्फोर्स करने में उतनी ज़्यादा नहीं कर पाता है क्योंकि देयर इज़ नो रूल। इसलिए हमको इसको रूल बना देना चाहिए जैसा तमिलनाडु ने किया है। एक बात। दूसरा क्या है, इसमें आरक्षण का जो भी प्रावधान रखा गया है मध्य प्रदेश की पॉलिसी में, उसको इसमें नहीं रखना चाहिए जैसे तमिलनाडु ने रखा। भाई जब पॉलिसी जब इनका अनुकंपा नियुक्ति का मोटिव डिफरेंट है कि किसी व्यक्ति खत्म होगा, हमको उसको आश्रित को देना है। जब देना है तो फिर ये नियम क्यों देखना है? इसलिए ये आरक्षण का प्रावधान इसमें ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म करने का मतलब अनुकंपा नियुक्ति में राशि ये नहीं है कि इसमें आरक्षण माना ही ना जाए, नियुक्ति दी जाए, और अगर वो बिंदु रिक्त नहीं है तो जहाँ रिक्त होगा आगे में समायोजित होगा, और इसके बाद जब होगा तो अपने एडजस्ट हो जाएगा वो। एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश को, अपने स्टेट को एक प्रीमियर और मॉडल स्टेट बना सकता है। वो ये कि एक परिस्थिति आ रही कि पद रिक्त नहीं है, जैसा अपने तो 7 वर्ष का इंतज़ार, फिर इसके बाद 5 वर्ष का वेतन लेने की सहमति, नहीं तो कुछ नहीं। ये वाली जो चीज़ है ख़त्म की जा सकती है अगर हम उस विभाग में अगर पद नहीं है तो आप तृतीय श्रेणी का पद ऑटोमेटिक सुपरन्यूमरी पद क्रिएट करना मान लीजिए। अगर ये देखेंगे अगर पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो कितने केस आएंगे अनुकंपा नियुक्ति के? 10, 25, 50, 100 केस है। तो अगर 100 में से खाली नहीं है तो 100 पद अगर सुपरन्यूमरी जिसके अधिसंख्य पद कहते हैं, अगर मान लीजिए क्रिएट कर देते हैं, जो कि क्या होगा, वो हमेशा के लिए सुपरन्यूमरी नहीं रहेंगे। जैसे पद खाली होगा वो सुपरन्यूमरी समाप्त होके वो व्यक्ति अपने पॉइंट पे आ जाएगा, स्वीकृत पदों के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम ये कर दें तो हमारा जो उद्देश्य है अनुकंपा नियुक्ति देने का, कि और तमिलनाडु के मॉडल में कि 1 महीने के अंदर हम अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं, तब ये भी देखने का नहीं रहेगा। 2 चीज़ अपने नहीं देखेंगे, एक तो हम वो किस कैटेगरी का है वो नहीं देखना है, दूसरा पद रिक्त है या नहीं रिक्त है, तो वो डिपार्टमेंट स्वयं अपने डिपार्टमेंट HOD स्तर पर डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। HOD स्तर पर देखें अगर पद उसके पास रिक्त नहीं है तो सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट करके क्रिएटेड माना जाए और वो पद नियुक्त हो जाएगा, और ये जो पद है अपने आप ख़त्म हो जाएगा जब पद रिक्त होगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये अगर हम कर देंगे तो मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट, रादर प्रीमियर स्टेट पहला करने वाला होगा, जिसमें कि जिस उद्देश्य के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बनाया गया है, दिया गया है, उसका पूर्ण रूप से फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।